नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके साथ हूं एक नई कहानी के साथ, जो कि है इस्मत चुगताई द्वारा लिखित कहानी भाभी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए सुनते हैं। भाभी ब्याह कर आई तो मुश्किल से 15 बरस की होगी। बड़वाल भी तो पूरी नहीं हुई थी। भैया की सूरत से ऐसी लजाती जैसे कसाई से बकरी, पर साल भर के अंदर ही जैसे वह मुंह बंद कली से खिलकर फूल बन गई। आंखों में हिरनों जैसी दहशत दूर होकर गुरूर और शरारत भर गई। भाभी आजाद फिजा में पली थी। हिरनियों की तरह कुलाचे भरने की आदी थी, मगर ससुराल और मैका दोनों तरफ से उस पर कड़ी निगरानी थी। और भैया की भी यह कोशिश थी कि अगर जल्दी से उसे पक्की गृहस्थन ना बना दिया गया तो वह भी अपनी बड़ी बहन की तरह कोई गुल खिलाएगी। हालांकि वो शादीशुदा थी, लिहाजा उसे गृहस्थन बनाने पर जुट गए। 4-5 साल के अंदर भाभी को घिस घिसाकर वाकई सबने गृहस्थन बना दिया था। 2-3 बच्चों की मां बनकर वह भद्दी और ठुस हो गई। अम्मा उसे खूब मुर्गी का शोरबा, गोंद सटूरे के लड्डू खिलाती, भैया टॉनिक पिलाते और हर बच्चे के बाद वह 10-15 पाउंड और बढ़ जाती। आहिस्ता आहिस्ता उसने बनना संवरना भी छोड़ दिया। भैया को लिपस्टिक से नफरत थी। आंखों में मानो काजल और मस्कारा देखकर वह चिढ़ जाते थे। भैया को बस गुलाबी रंग पसंद था या फिर लाल। भाभी ज्यादातर गुलाबी या सुर्ख रंग के कपड़े पहना करती थी। गुलाबी साड़ी पर सुर्ख ब्लाउज या कभी गुलाबी के साथ हल्का गहरा गुलाबी। शादी के वक्त उसके बाल कटे हुए थे, मगर दुल्हन बनाते वक्त ऐसे तेल चुपड़कर बांधे गए थे कि पता ही नहीं चलता था कि वह परकटी मेम है। अब उसके बाल तो बढ़ गए थे, मगर पैर दर पैर बच्चे होने की वजह से जरा गंजी सी हो गई थी। वो बालों को कसकर मैली धज्जी सी बांध लिया करती थी। उसके मियाँ को वह मैली कुचली ऐसे ही बड़ी प्यारी लगती थी। मैके और ससुराल वाले भी उसकी सादगी को देखकर उसकी तारीफों के गुण गाते थे। भाभी थी भी बड़ी प्यारी सी, सुगढ़ नक्श, मक्खन जैसी रंगत, सुडौल हाथ पांव, मगर उसने इस बुरी तरह से अपने आप को ढीला छोड़ दिया था कि खमीरे की आटे जैसी बह गई थी। उफ, भैया को चैन और स्कर्ट से नफरत थी। उन्हें ये नए फैशन की बदन पर चिपकी हुई कमीज से बड़ी घिन आती थी। तंग मोहरी की सलवारों से तो वह ऐसे जलते थे कि तौबा। खैर, बेचारी भाभी तो सलवार कमीज के काबिल रह ही नहीं गई थी। वो तो बस ज्यादातर ब्लाउज और पेटीकोट पर ड्रेसिंग गाउन चढ़ाए घूमा करती थी। कोई जान पहचान वाला आ जाता था तो भी बेतकल्लुफी से वही अपना नेशनल ड्रेस पहने रहती। कोई औपचारिक मेहमान आता तो अमूनन वह अंदर ही बच्चों से सर मारा करती थी। जो कभी बाहर जाना पड़ता तो लिथड़ी हुई सी साड़ी लपेट लेती। वो गृहस्थन थी, बहू थी और चहेती थी। उसे बन संवर कर किसी को लुभाने की क्या जरूरत थी। और भाभी शायद यूं ही गॉडर बनी अधेड़ और फिर बूढ़ी हो जाती। बहुएं ब्याह कर लाती जो सुबह उठकर उसे झुककर सलाम करती, गोद में पोते पोती खिलाती, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। शाम का वक्त था। हम सब लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। भाभी पापड़ तलने बावर्ची खाने में गई हुई थी। बावर्ची ने पापड़ लाल कर दिए। भैया को बादामी पापड़ भाते थे। उन्होंने भाभी की तरफ देखा और वे झट उठकर पापड़ तलने चली गई। हम लोग चाय के मजे ले रहे थे। धाए से फुटबॉल आकर एंड भैया की प्याली में पड़ी। हम सब उछल पड़े। ये कौन पाजी है? उन्होंने जिधर से गेंद आई थी उधर मुंह करके डांटा। बिखरे हुए बालों का गोल मोल सर और बड़ी बड़ी आंखें ऊपर से झांकी। एक छलांग में भैया मुंडेर पर थे और मुजरिम के बाल उनकी गिरफ्त में। ओह, एक चीख गूंजी। दूसरे लम्हे भैया ऐसे उछलकर अलग हुए जैसे उन्होंने बिच्छू के डंक पर हाथ डाल लिया हो या अंगारा पकड़ लिया हो। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, वो हकला रहे थे। हम सब दौड़ कर गए। देखा तो मुंडेर की दूसरी तरफ एक दुबली नागिन सी लड़की सफेद ड्रेन टाइप
और नींबू के रंग का स्लीवलेस ब्लाउज पहने अपने बालों में पतली पतली उंगलियां फेरकर खिसियानी हंसी हंस रही थी। और फिर हम सब हंसने लगे। भाभी पापड़ों की प्लेट लिए अंदर से निकली और बगैर कुछ पूछे ये समझकर हंसने लगी कि जरूर कोई हंसने की बात होगी। उसका ढीला ढाला सा पेट हंसने से फुदकने लगा और जब उसे मालूम हुआ कि भैया ने शबनम को लड़का समझकर उसके बाल पकड़ लिए तो और भी जोर से कह कहे लगाने लगी कि कई पापड़ के टुकड़े घास पर बिखर गए। शबनम ने बताया कि वह उसी दिन अपनी चचा खालिद जमील के यहाँ आई है। अकेले जी घबराया तो फुटबॉल ही लुढ़काने लगी जो इत्तफाकन भैया की प्याली पर आ कूदी। शबनम भैया को अपनी तीखी मस्कारा लगी आंखों से घूर रही थी। भैया मंत्रमुग्ध सन्नाटे में उसे तक रहे थे। एक करंट उन दोनों के दरमियान दौड़ रहा था। भाभी इस करंट से कटी हुई जैसे कोसों दूर खड़ी थी। उसका फुदकता हुआ पेट सहमकर रुक गया। हंसी ने उसके होठों पर लड़खड़ाकर दम तोड़ दिया। उसके हाथ ढीले हो गए। प्लेट के पापड़ घास पर गिरने लगे। फिर एकदम वो दोनों जाग पड़े और ख्वाबों की दुनिया से लौट आए। शबनम फुदक कर मुंडेर पर चढ़ गई। आइए चाय पी लीजिए। मैंने ठहरी हुई फिजा को धक्का देकर आगे खिसकाया। एक लचक के साथ शबनम ने अपने पैर मुंडेर के उस पार से इस पार झुलाए। शबनम का रंग पिघले हुए सोने की तरह लौ दे रहा था। उसके बाल स्याह भौरा थे मगर आंखें जैसे स्याह कटोरियों में किसी ने शहद भर दिया हो। नींबू के रंग का ब्लाउज का गला बहुत गहरा था। होंठ तरबूजी रंग के और उसी रंग की नेल पॉलिश लगाए वो बिल्कुल किसी अमेरिकी इश्तिहार की मॉडल मालूम हो रही थी। भाभी से कोई फुट भर लंबी लग रही थी, हालांकि मुश्किल से 2 इंच ऊंची होगी। उसकी हड्डी बड़ी नाजुक थी, इसीलिए कमर तो ऐसी कि छल्ले में पिरो लो। भैया कुछ गुमसुम से बैठे हुए थे। भाभी उन्हें कुछ ऐसे ताक रही थी जैसे बिल्ली दौड़ते हुए परिंदे को घूरती है, जैसे ही फड़फड़ाए बढ़कर दबोच ले। उसका चेहरा तमतमा रहा था। होठ भींचे हुए थे, नथुने फड़क रहे थे। इतने में मुन्ना आकर उसकी पीठ पर धम से बैठ गया। वह हमेशा उसकी पीठ पर ऐसे ही कूदा करता था जैसे वो गुदगुदा सा तकिया हो। भाभी हमेशा भी हंस दिया करती थी मगर आज उसने चटाक चटाक 2 चांटे जड़ दिए। शबनम परेशान हो गई। अरे अरे रोकिए ना, उसने भैया का हाथ छूकर कहा। बड़ी गुस्सावार है आपकी अम्मी, मेरी तरफ मुंह फेर कर कहा। इंट्रोडक्शन कराना हमारी सोसाइटी में बहुत कम हुआ करता था और फिर भाभी का किसी से इंट्रोडक्शन कराना अजीब सा लगता था। वो तो सूरत से ही घर की बहू लगती थी। शबनम की बात पर हम सब कहकहा मारकर हंस पड़े। भाभी मुन्ने का हाथ पकड़कर घसीटती हुई अंदर ले गई। अरे ये तो हमारी भाभी हैं, मैंने भाभी को धम धम जाते हुए देखकर कहा। भाभी? शबनम हैरत अंगेज होकर बोली। इनकी भैया की बीवी? ओह, उसने संजीदगी से अपने नजर झुका ली। मैं तो समझी। उसने बात अधूरी छोड़ दी। भाभी की उम्र सिर्फ 23 साल है, मैंने वजाहत की। मगर चोंद भी सिली। शबनम हंसी। भैया भी उठकर चल दिए। खुदा की कसम, ओह जहालत। नहीं, भाभी ने मॉर्टेज से 15 साल की उम्र में सीनियर कैम्ब्रिज किया था। तुम्हारा मतलब ये मुझसे 3 साल छोटी है? मैं 26 साल की हूं। तब तो कतई छोटी ही है। उफ, और मैं समझी वो तुम्हारी मम्मी हैं। दरअसल मेरी आंखें कमजोर हैं मगर मुझे ऐनक से नफरत है। बुरा लगा होगा उन्हें, है ना? नहीं, भाभी कुछ बुरा नहीं मानती। बेचारी। कौन कौन भाभी? ना जाने मैंने क्यों कहा। भैया अपनी बीबी पर जान देते हैं, साफिया ने बतौर वकील कहा। बेचारी की बहुत बचपन में शादी कर दी गई होगी। 25-26 साल के थे। मगर मुझे तो मालूम भी ना था कि 20वीं सदी में बगैर देखे शादियां होती थी। शबनम ने हिकारत से मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा अंदाजा गलत निकल रहा है। भैया ने भाभी को देखकर बेहद पसंद कर लिया था, तब शादी हुई थी। मगर जब वो कमल के फूल जैसी नाजुक और हसीन थी, फिर ये क्या हो गया? शादी के बाद होता क्या, भाभी अपने घर की मल्लिका है, बच्चों की मल्लिका है, कोई फिल्म एक्ट्रेस तो है नहीं। दूसरे भैया को सूखी मारी लड़कियों से घिन आती है। मैंने जानकर शबनम को चोट दी।
वह बेवकूफ ना थी। भाई, चाहे कोई मुझसे प्यार करे या ना करे, मैं तो किसी को खुश करने के लिए हाथी का बच्चा कभी ना बनूं। और माफ करना, तुम्हारी भाभी बहुत खूबसूरत रही होगी कभी, पर अब तो उफ, आपका नजरिया भैया से अलग है। मैंने बात टाल दी और जब वो बल खाती सीधी सुडौल टांगों को आगे पीछे करती झुलाती नन्हे नन्हे कदम रखती मुंडेर की तरफ जा रही थी। भैया बरामदे में खड़े थे। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था और बार बार अपनी गुद्दी सहला रहे थे, जैसे किसी ने वहां जलती हुई आग रख दी हो। चिड़िया की तरह फुदक कर उसने मुंडेर पर छलांग लगाई। पल भर को पलटकर उसने अपनी शरबती आंखों से भैया को तौला और छलावे की तरह कोठी में गायब हो गई। भाभी लॉन पर झुकी हुई तकिए आदि समेट रही थी, मगर उसने एक नजर ना आने वाला तार देख लिया जो भैया और शबनम की निगाहों के दरमियान दौड़ रहा था। एक दिन मैंने खिड़की में से देखा, शबनम फूला हुआ स्कर्ट और सफेद खुले गले का ब्लाउज पहने पप्पू के साथ संबा नाच रही थी। उसका नन्हा सा पिकनीस कुत्ता टांगों में उलझ रहा था। वह ऊंचे ऊंचे कहे कहे लगा रही थी। उसकी सुडौल सांवली टांगे हरी हरी घास पर थिरक रही थी। काले रेशमी बाल हवा में छलक रहे थे। 5 साल का पप्पू बंदर की तरह फुदक रहा था, मगर वो नशीली नागिन की तरह लहरा रही थी। उसने नाचते नाचते एक अंगूठा अपनी नाक पर रखकर मुझे चिढ़ाया। मैंने भी जवाब में खूसा दिखा दिया, मगर फौरन ही मुझे उसकी निगाह का पीछा करके मालूम हुआ कि वह इशारा वो मेरी तरफ नहीं कर रही थी। भैया बरामदे में अहमकों की तरह खड़े गुद्दी सहला रहे थे और वो उन्हें मुंह चढ़ाकर जला रही थी। उसकी कमर में बल पड़ रहे थे, कूल्हे मटक रहे थे, बाहें थरथरा रही थी, होठ एक दूसरे से जुदा लग रहे थे। उसने सांप की तरह लब से जुबान निकालकर अपने होठों को चाटा। भैया की आंखें चमक रही थी और वो खड़े दांत निकाल रहे थे। मेरा दिल धक से रह गया। भाभी गोदाम में अनाज तुलवाकर बावर्ची को दे रही थी। शबनम की बच्ची, मैंने दिल में सोचा, मगर गुस्सा मुझे भैया पर भी आया। उन्हें दांत निकालने की क्या जरूरत थी? उन्हें तो शबनम जैसी कांटों से नफरत थी। उन्हें तो अंग्रेजी नाचों से घिन आती थी। फिर वो क्यों खड़े उसे तक रहे थे? और ऐसी भी क्या बेसुधी कि उसका जिस्म संबा की ताल पर लरज रहा था और उन्हें खबर न थी। इतने में बॉय चाय की ट्रे लेकर लॉन पे आ गया। भैया ने हम सबको आवाज दी और बॉय से कहा, भाभी को भी भेज दो। रसमन शबनम को भी बुलाना पड़ा। मेरा तो जी चाह रहा था कतई उसकी तरफ से मुंह फेर कर बैठ जाऊं, मगर जब वो मुन्ने को पद्दी पर चढ़ाए मुंडेर पर फलांग लगाकर आई तो न जाने क्यों मुझे वह कतई मासूम सी लगी। मुन्ना स्कार्फ लगामों की तरह थामे हुए था और वो घोड़े की चाल से उछलती हुई लॉन पर दौड़ रही थी। भैया ने मुन्ने को उसकी पीठ पर से उतारना चाहा, मगर वो और चिमट गया। अभी थोड़ा और चले आंटी। नहीं बाबा, आंटी में दम नहीं, शबनम चिल्लाई। बड़ी मुश्किल से भैया ने मुन्ने को उतारा, मुंह पर एक चांटा जमाया। एक दम तड़पकर शबनम ने उसे गोद में उठा लिया और भैया के हाथ पर जोर से थप्पड़ लगाया। शर्म नहीं आती? इतने बड़े ऊंट के ऊंट छोटे से बच्चे पर हाथ उठाते हैं। भाभी को आता देखकर मुन्ने को गोद में दे दिया। उसका थप्पड़ खाकर भैया मुस्कुरा रहे थे। देखिए तो कितनी जोर से थप्पड़ मारा है। मेरे बच्चे को कोई मारता तो हाथ तोड़कर रख देती। उसने शरबत की कटोरियों में जहर घोलकर भैया को देखा और फिर भैया हंस रहे थे। हाँ, दम भी है जो हाथ तोड़ोगी? भैया ने उसकी कलाई मरोड़ी। वो बल खाकर इतनी जोर से चीखी कि भैया ने कांपकर उसकी कलाई छोड़ दी और वो हंसते हंसते जमीन पर लौट गई। चाय के दरमियान भी शबनम की शरारतें चलती रही। वो बिल्कुल कमसिन छोकरिया की तरह चुगले कर रही थी। भाभी गुमसुम बैठी हुई थी। आप समझे होंगे, शबनम के वजूद से डरकर उन्होंने अपनी तरफ तवज्जो देना शुरू कर दिया होगा। जी नहीं, कतई नहीं। वह तो पहले से भी ज्यादा मैली रहने लगी, पहले से भी ज्यादा खाती। हम सब तो हंस ज्यादा रहे थे, मगर वो सर झुकाए निहायत तन्मयता से केक उड़ाने में लगी हुई थी। चटनी लगा लगाकर भजिए निगल रही थी। सिके हुए तोशों पर ढेर सारा मक्खन लगा लगाकर खाए जा रही थी। भैया और शबनम को देख देख कर हम सभी परेशान थे और शायद भाभी भी फिक्रमंद रही होंगी, लेकिन अपनी परेशानी को वो मुर्गन खानों में दफन कर रही थी। उन्हें हर वक्त खट्टी डकारें आया करती थी।
मगर वह चूरन खा खाकर पुलाव कोरमा हजम करती रही। वो सहमी सहमी नजरों से भैया और शबनम को हंसता बोलता देखती। भैया तो कुछ और भी जवान लगने लगे थे। शबनम के साथ वो सुबह शाम समंदर में तैरते। भाभी अच्छा भला तैरना जानती, मगर भैया को स्विमिंग सूट पहनी औरतों से सख्त नफरत थी। एक दिन हम सब समंदर में नहा रहे थे। शबनम 2 धज्जियां पहने नागिन की तरह पानी में बल खा रही थी। इतने में भाभी, जो देर से मुन्ने को पुकार रही थी, आ गई। भैया शरारत के मूड में तो थे ही, दौड़कर उन्हें पकड़ लिया और सबने मिलकर उन्हें पानी में घसीट लिया। जब से शबनम आई थी, भैया बहुत शरारती हो गए थे। एकदम से वो दांत किचकिचाकर भाभी को हम सबके सामने बींच लेते, उन्हें गोद में उठाने की कोशिश करते, मगर वो उनके हाथों से बोबल मछली की तरह फिसल जाती। फिर वो खिसियाकर रह जाते, जैसे कल्पना में वो शबनम ही को उठा रहे हों। और भाभी लज्जित होकर फौरन पुडिंग या कोई और मजेदार डिश तैयार करने चली जाती। उस वक्त जो उन्हें पानी में धकेला गया तो वो गठरी की तरह लुढ़क गई। उनके कपड़े जिस्म पर चिपक गए, जिससे उनके जिस्म का सारा भौंडापन भयानक तरीके से उभर आया। कमर पर जैसे किसी ने रजाई लपेट दी थी। कपड़ों में वह इतनी भयानक मालूम नहीं होती थी। ओह, कितनी मोटी हो गई हो तुम, भैया ने कहा। उफ, तोन तो देखो, बिल्कुल गामा पहलवान मालूम हो रही हो। 4 बच्चों के बाद कमर? क्यों, मेरे भी तो 4 बच्चे हैं। मेरी कमर तो डेवलप पिल्लो का गदा नहीं बनी। उन्होंने अपनी सुडौल जिस्म को ठोक बजाकर कहा और भाभी मुंह फुलाए भीगी मुर्गी की तरह पैर मारती, झुरझुरियां लेती, रेत के गहरे गहरे गड्ढे बनाती हुई मुन्ने को घसीटती चली गई। भैया बिल्कुल बेतवज्जो होकर शबनम को पानी में डुबकियां देने लगे। जब नहाकर आए तो भाभी सर झुकाए खुबानियों के मुरब्बे पर क्रीम की तह जमा रही थी। उनके होठ सफेद हो रहे थे और आंखें सुर्ख थी। गटारचे की गुड़िया जैसे मोटे मोटे गाल और सूजे हुए मालूम हो रहे थे। लंच पर भाभी बेइंतहा गमगीन थी, लिहाजा बड़ी तेजी से खुबानियों का मुरब्बा और क्रीम खाने में जुटी हुई थी। शबनम ने डिश की तरफ देखकर ऐसी फरेरी ली जैसे खुबानियां ना हो, सांप बिच्छू हो। जहर है जहर, उसने नफरत से ककड़ी का टुकड़ा उठाते हुए कहा और भैया भाभी को घूरने लगे, मगर वो शपाशप मुरब्बे उड़ाती गई। हद है, उन्होंने नथुने फड़काकर कहा। भाभी ने कोई ध्यान ना किया और करीब करीब पूरी डिश पेट में उड़ेल ली। उन्हें मुरब्बा शोरबा खाते देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे वह ईर्ष्या द्वेष के तूफान को रोकने के लिए बंद बांध रही हूं। खुदा के लिए बस करो, डॉक्टर भी मना कर चुका है। ऐसा भी क्या चटोरपन, भैया ने कह दिया। मोम की तरह भाभी पिघल गई। भैया का नश्तर चर्बी की दीवारों को चीरता हुआ ठीक दिल में उतर गया। मोटे मोटे आंसू भाभी के फूले हुए गालों पर फिसलने लगे। सिसकियों ने जिस्म के ढेर में जलजला पैदा कर दिया। दुबली पतली और नाजुक लड़कियां किस लतीफ और सुहाने अंदाज में रोती हैं, मगर भाभी को रोते हुए देखकर दुख के बदले हंसी आती थी, जैसे कोई रुई के भीगे हुए ढेर को डंडों से पीट रहा हो। वो नाक पोंछती हुई उठने लगी, मगर हम लोगों ने उन्हें रोक लिया और भैया को डांटा। खुशामद करके उन्हें वापस बिठा लिया। बेचारी नाक सिकुड़कर बैठ गई, मगर जब उन्होंने कॉफी के 3 चम्मच शक्कर डालकर क्रीम की तरफ हाथ बढ़ाया तो एकदम ठिठक गई। सहमी हुई नजरों से शबनम और भैया की तरफ देखा। शबनम बामुश्किल अपनी हंसी रोके हुए थी। भैया मारे गुस्से के रुआंसे हो रहे थे। वो एकदम भन्नाकर उठे और जाकर बरामदे में बैठ गए। उसके बाद हालात बिगड़े। भाभी ने खुल्लम खुल्ला ऐलाने जंग कर दिया। किसी जमाने में भाभी का पठानी खून बहुत गर्म था, जरा सी बात पर हाथापाई पर उतर आया करती थी और 12 भैया से गुस्सा होकर बजाय मुंह फुलाने के वो खूंखार बिल्ली की तरह उन पर टूट पड़ती, उनका मुंह खसोट डालती, दांतों से गिरेबान की धज्जियां उड़ा देती। फिर भैया उन्हें अपनी बाहों में बींचकर बेबस कर देते और उनके सीने से लिपटकर प्यारी डरी हुई चिड़िया की तरह फूट फूट कर रोने लगती। फिर मिलाप हो जाता और झेपी खिसियानी वो भैया के मुंह पर लगे हुए खरोचों पर प्यार से टिंचर लगा देती, उनके गिरेबान को रफू कर देती और मीठी मीठी शुक्रगुजार आंखों से उन्हें तकती रहती। ये तब की बात है जब भाभी हल्की फुल्की तितली जैसी हुआ करती थी, लड़ती हुई छोटी सी पश्चिमी बिल्ली मालूम होती थी। भैया को उन पर गुस्सा आने की बजाय शिद्दत से प्यार आता था, मगर जब उन पर गोश्त ने जिहाद बोल दिया वो बहुत ठंडी पड़ गई थी। उन्हें अव्वल तो गुस्सा ना ही आता था, मगर आता भी था
तो फौरन इधर उधर काम में लगकर भूल जाती। उस दिन उन्होंने भारी भरकम डील डॉल को भूलकर भैया पर हमला कर दिया। भैया सिर्फ उनके बोझ से धक्का खाकर दीवार में जा चिपके। रुई के गट्ठर को यूं लुढ़कते देखकर उन्हें सख्त घिन आई। न गुस्सा हुए न बिगड़े, शर्मदा उदास सर झुकाए कमरे से निकल भागे। भाभी वहीं पसर कर रोने लगी। बात और बढ़ी और एक दिन भैया के साले आकर भाभी को ले गए। तुफैल भाभी के चचा जात भाई थे। भैया उस वक्त शबनम के साथ क्रिकेट का मैच देखने गए हुए थे। तुफैल ने शाम तक उनका इंतजार किया। वो ना आना था, ना आए। मजबूरन भाभी और बच्चों का सामान तैयार किया। जाने से पहले भैया घड़ी भर खड़े खड़े आए। दिल्ली के मकान मैंने इनके मेहर में दिए। उन्होंने रुकाई से तुफैल से कहा, मेहर? भाभी थरथर कांपने लगी। हाँ, तलाक के कागजात वकील के जरिए पहुंच जाएंगे। मगर तलाक का क्या जिक्र है? इसी में बेहतरी है। मगर बच्चे, यह चाहे तो उन्हें अपने साथ ले जाएं, वरना मैंने बोर्डिंग में इंतजाम कर लिया है। एक चीख मारकर भाभी भैया पर झपटी। उन्हें खसोटने की हिम्मत ना हुई। सहमकर ठिठक कर बैठ गई। और फिर भाभी ने अपने नारित्व की पूरी तरह बेआबरूई कर डाली। वो भैया के पैर पर लौट गई, नाक तक रगड़ डाली। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मगर खुदा के लिए मुझे तलाक ना दो। मैं यूं ही जिंदगी गुजार दूंगी, मुझे कोई शिकायत ना होगी। मगर भैया ने नफरत से भाभी के थुलथुल करते हुए जिस्म को देखा और मुंह मोड़ लिया। मैं तलाक दे चुका, अब क्या हो सकता है? मगर भाभी को कौन समझाता? वह बिलबिलाए चली गई। बेवकूफ! तुफैल ने एक ही झटके में भाभी को जमीन से उठा लिया। गधी कहीं की, चल उठ! और फिर वो उसे घसीटते हुए ले गए। क्या दर्दनाक समा था। फूट फूट कर रोने में हम भाभी का साथ दे रहे थे। अम्मा खामोश एक एक का मुंह तक रही थी। अब्बा की मौत के बाद उनके घर में कोई हैसियत नहीं रह गई थी। भैया खुद मुख्तार थे, बल्कि हम सबके सरपरस्त थे। अम्मा उन्हें बहुत समझाकर हार गई। उन्हें इस दिन की अच्छी खबर थी, मगर क्या कर सकती थी। भाभी चली गई। फिजा ऐसी खराब हो गई कि भैया और शबनम भी शादी के बाद हिल स्टेशन चले गए। 7-8 साल गुजर गए, कुछ ठीक अंदाजा नहीं। हम सब अपने अपने घरों की हुई। अम्मा का इंतकाल हो गया। आशियाना उजड़ गया। भरा हुआ घर सुनसान हो गया। सब इधर उधर उड़ गए। 7-8 साल आंख झपकते न जाने कहां गुम हो गए। कभी 1-2 साल में भैया की कोई खैर खबर मिल जाती। वे ज्यादातर हिंदुस्तान के बाहर के मुल्कों में चक फेरियों में उलझे रहे। मगर जब उनका खत आया कि वो मुंबई आ रहे हैं, तो भूला बिसरा बचपन फिर से जाग उठा। भैया ट्रेन से उतरे तो हम दोनों बच्चों की तरह लिपट गए। शबनम मुझे कहीं नजर ना आई। उसका सामान उतर रहा था। जैसे ही भैया से उसकी खैरियत पूछने को मुड़ी, धप से एक वजनी हाथ मेरी पीठ पर पड़ा और कई मन का गर्म गर्म गोश्त का पहाड़ मुझसे लिपट गया। भाभी, मैंने प्लेटफॉर्म से नीचे गिरने से बचने के लिए खिड़की में झूल कर कहा। जिंदगी में मैंने शबनम को कभी भाभी ना कहा था। वो लगती भी तो शबनम ही थी, लेकिन आज मेरे मुंह से बेइख्तियार भाभी निकल गया। शबनम की फुहार उन चंद सालों में गोश्त और पोश्त का लौंदा कैसे बन गई? मैंने भैया की तरफ देखा। वो वैसे ही दराज कद और छरहरे थे। 1 तोला गोश्त ना इधर ना उधर। जब भैया ने शबनम से शादी की थी तो सभी ने कहा था, शबनम आजाद लड़की है, पक्की उम्र की है। भाभी तो, ये मैंने शहजाद को हमेशा भाभी ही कहा। हाँ, तो शहजाद भोली और कमसिन थी, भैया के काबू में आ गई। ये नागिन इन्हें डसकर बेसुध कर देगी, इन्हें मजा चखाएगी। मगर मजा तो लहरों को सिर्फ चट्टान ही चखा सकती है। बच्चे बोर्डिंग में हैं, छुट्टी नहीं थी। शबनम ने खट्टी ढकारों भरी सांस मेरी गर्दन पर छोड़कर कहा, और मैं हैरत से उस गोश्त के ढेर में उस शबनम को, उस फुहार को ढूंढ रही थी जिसने शहजाद के प्यार की आग को बुझाकर भैया के कलेजे में नई आग भड़का दी थी। मगर ये क्या, उस आग में भस्म हो जाने से भैया तो और भी सच्चे सोने की तरह तपकर निखर आए थे। आग खुद अपनी तपिश में भस्म होकर राख कैसे बन गई? भाभी तो मक्खन का ढेर थी, मगर शबनम तो झुलसी हुई टसियाली थी। उसका सांवला कुंदनी रंग मरी हुई छिपकली के पेट की तरह और जर्द हो चुका था। वो शरबत धुली हुई आंखें गंदली और बेरौनक हो गई थीं। पतली नागिन जैसी लचकती कमर का कहीं दूर दूर तक पता नहीं था। वो मुश्किल तौर पर हामिला मालूम हो रही थी।
वो नाजुक नाजुक लचकती शाखों जैसी बाहें मुग्दर की तरह हो गई थी। उनके चेहरे पर पहले से ज्यादा पाउडर थुपा हुआ था। आंखें मशकारा से लिथड़ी हुई थी। भवे शायद गलती से ज्यादा नुच गई थी, जब ही इतनी गहरी पेंसिल घिसनी पड़ी थी। भैया रिट्स में ठहरे। रात को डिनर पर हम वहीं पहुंच गए। कैबरे अपने पूरे शबाब पर था। हसीनाएं अपनी छाती जैसे पेट को मरोड़ियां दे रही थी। उसके कूल्हे दायरों में लचक रहे थे। सुडौल मरमजी बाजू हवा में थरथरा रही थी। बारीक शिफॉन में से उनकी रुपहली टांगे हाथी दांत के तराशे हुए स्तूलों की तरह फड़क रहे थे। भैया की भूखी आंखें उनके जिस्म पर बिच्छुओं की तरह रेंग रही थी। वो बार बार अपनी गुद्दी पर अनजाने चोट सहला रहे थे। भाभी जो कभी शबनम थी, मिश्री रक्कासा की तरह लहराती हुई बिजली थी, जो एक दिन भैया के होशो हवास पर गिरी थी, आज रेत के ढेर की तरह भसकी बैठी थी। उसके मोटे मोटे गाल खून की कमी और मुस्तकिल स्थायी बदहजमी की वजह से पीलेपन की ओर अग्रसर हो रहे थे। नियान लाइट्स की रोशनी में उसका रंग देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी अनजाने नाग ने डस लिया हो। मिश्री रक्कासा के कूल्हे तूफान मचा रहे थे और भैया के दिल की नाव उस भंवर में चक फेरियां खा रही थी। 5 बच्चों की मां शबनम, जो अब भाभी बन चुकी थी, सहमी सहमी नजरों से उन्हें तक रही थी। ऑर्केस्ट्रा ने एक भरपूर सांस खींची। साज कराहे, ड्रम का दिल गूंज उठा। मिश्री रक्कासा की कमर ने आखिरी झकोले लिए और निढाल होकर मरमरी फर्श पर फैल गई। हॉल तालियों से गूंज रहा था। शबनम की आंखें भैया को ढूंढ रही थी। बैरा तरो ताजा रस भरी और क्रीम का जग लेकर आया। बेख्याली में शबनम ने प्याला रसभरियों से भर लिया और उसके हाथ लरज रहे थे। आंखें चोट खाई हुई हिरनियों की तरह परेशान चौकड़ियां भर रही थी। भीड़ भाड़ से दूर हल्की अंधेरी बालकनी में भैया खड़े मिश्री रक्कासा का सिगरेट सुलगा रहे थे। उनकी रसमयी निगाहें रक्कासा की नशीली आंखों से उलझ रही थी। शबनम का रंग उड़ा हुआ था और एक ऊबड़ खाबड़ पहाड़ की तरह वह गुमसुम बैठी हुई थी। शबनम को अपनी तरफ तकता देखकर भैया रक्कासा का बाजू थामे अपनी मेज पर लौट आए और हमारा तारुफ कराया। मेरी बहन, उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। रक्कासा ने लचक कर मेरे वजूद को मान लिया। मेरी बेगम, उन्होंने ड्रामाई अंदाज में कहा, जैसे कोई मैदानी जंग में खाया हुआ जख्म किसी को दिखा रहा हो। रक्कासा स्तब्ध रह गई, जैसे उसकी जीवन संगनी को नहीं, खुद उसकी लाश को खून में लथपथ देख लिया हो। वो भयभीत होकर शबनम को घूरने लगी। फिर उसने अपने कलेजे की सारी ममता अपनी आंखों में समोकर भैया की तरफ देखा। उसकी एक नजर में लाखों फसाने पोशीदा थे। उफ, ये हिंदुस्तान जहां जहालत से कैसी कैसी प्यारी हस्तियां रस्मो रिवाज पर कुर्बान की जाती हैं। काबिले परस्तिश हैं वो लोग और काबिले रहम भी, जो ऐसी ऐसी सजाएं भुगतते हैं। मेरी शबनम भाभी ने रक्कासा की निगाहों में यह सब पढ़ लिया था। उसके हाथ कांपने लगे। परेशानी छुपाने के लिए उसने क्रीम का जग उठाकर रसभरियों पर उड़ेल दिया और जुट गई। प्यारे भैया, हैंडसम और मजलूम सूरज देवता की तरह हसीन और रोमांटिक शहद भरी आंखों वाले भैया, चट्टान की तरह अटल, एक अमर शहीद का रूप सजाए बैठे मुस्कुरा रहे थे। एक लहर चूर चूर कर उनके कदमों में पड़ी दम तोड़ रही थी। दूसरी नई नवेली लचकती हुई लहर उनकी पथरीली बाहों में समाने के लिए बेचैन और बेकरार थी। आप सुन रहे थे इस्मत चुगताई की कहानी भाभी। ऐसी ही कई कहानियां सुनने के लिए और अपने साहित्य से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।